NEP जागतिक शिक्षणाकरता, नॉलेज करता, विद्येकरता भारताची दारं खुली केली आणि मला अतिशय आनंद आहे आणि मी आभार मानतो की धर्मेंद्र प्रधानजी यांनी या संपूर्ण विषयाचं नेतृत्व करत आज या आपल्याकडे स्थापित करण्याच्या संदर्भातली नवी मुंबईमध्ये आपण एज्युसिटीची घोषणा केली होती. 250 एकराचा कॅम्पस आहे ज्या ठिकाणी जगातल्या बेस्ट 10 युनिव्हर्सिटीज असतील आणि वर्ल्ड क्लास एज्युकेशन हे त्या ठिकाणी मिळेल. याचा सर्वात मोठा फायदा असा आहे की आज भारतातल्या अनेक तरुणांना जगातल्या विविध युनिव्हर्सिटीजमध्ये शिकायला जायचं असतं, पण ॲक्सेसिबिलिटी आणि अफोर्डेबिलिटी या दोन्ही गोष्टींचा प्रॉब्लेम असतो. मुलं हुशार असले तरी परदेशी शिक्षणाचा खर्च हा परवडत नाही. पण आता या युनिव्हर्सिटीज तेच शिक्षण घेऊन भारतात आणि महाराष्ट्रात आल्यामुळे अक्षरशः 25% खर्चामध्ये आज ही मुलं तेच ग्लोबल एज्युकेशन या ठिकाणी घेऊ शकतील आणि अतिशय चांगलं मानव संसाधन ग्लोबल वर्कफोर्स हा आपण तयार करू शकू. विशेषतः आपल्या जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला ज्या प्रकारचा ग्लोबल वर्कफोर्स हवा आहे आणि भारताकडनं जगाला जो वर्कफोर्स हवा आहे तो दोन्ही या युनिव्हर्सिटीजमध्ये तयार होईल आणि देशाचं परकीय चलन देखील आपण वाचवू शकू आणि त्यासोबत इतक्या मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी ही सगळी गुंतवणूक आणि उलाढाल होत असल्यामुळे त्याचा एक आर्थिक परिणाम जो आहे तोही प्रचंड मोठा असेल. एक प्रकारे मुंबईला ग्लोबल एज्युकेशन हब बनवण्याचं आपलं स्वप्न या ठिकाणी आज सुरू होत आहे आणि मी त्याकरता भारत सरकारचे माननीय पंतप्रधान मोदीजींचे आणि माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधानजींचे मनापासून आभार मानतो. मित्रों, जिसे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी आज हम लोगों के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में आपको सूचना दिए. NEP 2020 में भारतीय शिक्षा को इंटरनेशनलाइजेशन करने की एक कमिटमेंट था. उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले साल भारत में फॉरेन यूनिवर्सिटी आने की UGC की नीति में परिवर्तन किया. इसके कारण आज अभी अगर मैं कहूं आपके सामने, बीते शिक्षा वर्ष में 2 ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी गुजरात की गिफ्ट सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं. वहां स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं है, वहां पढ़ाई हो रहा है. इसी एकेडमिक ईयर में 25-26 में यूके के एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन भी पढ़ाना जुलाई महीने से शुरू करेगा. और आज की जो 5 हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सिटियों को LOI दिए और पिछले सप्ताह में हम लोगों ने यूके के लिवरपूल को भी LOI दिए हैं. ये सब मिला के अब तक 9 फॉरेन यूनिवर्सिटी आर हियर इन आवर कंट्री. Some of them have started their courses, some of them will start this year only, and by next academic year, almost all of them will start a teaching process in this country. And more 6 universities are in pipeline.
That means our policy has attracted quality foreign university. When I'm talking about quality, they all are within our criteria is they should be within the 500 top of the global standards. I can share you few information in detail. Our colleague can share with you. Lot of them are within 100. Lot of them are within 100. That means India is a education destination. India is a knowledge destination that has been envisioned by Prime Minister Narendra Modi ji. Now I am thankful to my dear colleague, popular Chief Minister of Maharashtra Shri Devendra Fadnavis ji. He is the front runner. उन्होंने पहले रहे सारे हमारे नीति सुधार की अगर कोई अग्रेसर रहा, कोई उसकी सबसे ज्यादा फैसिलिटेशन करवाया तो देवेंद्र फडणवीस जी ने कराया. उसके लिए हम लोग आज 5 यूनिवर्सिटी को लेकर एकत्रित हुए हैं. ये हमारे नेशनल प्रायोरिटी के ऊपर रहेगा. हमारी युवाओं की, भारत एक युवाओं की देश है. भारत की युवा एक्सेसिबिलिटी के साथ, अफोर्डेबिलिटी के साथ भारत में ही पढ़ पाए. ये केवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे. जैसे देवेंद्र जी ने आज अपने भाषण में कहा है, Navi Mumbai will be not only limited up to Edu City or Medicity or Aero City, it will go beyond that. There will be innovation city. There will be innovation hub in Navi Mumbai. भारत अपने आप में जो विकसित देश होने की कल्पना कर रही है, उसकी एक पहला शर्त है भारत की ज्ञान कुंभ को, ज्ञान परंपरा को और व्यापक करना पड़ेगा और विस्तृत करना पड़ेगा. हमारी ये नीति और हमारी ये पहल महाराष्ट्र सरकार की और भारत सरकार की उसी दिशा में देश के लिए समर्पित है. So when this was decided, these universities, what was the criteria, sir? On what basis these universities were selected? Was it tech? Was it, as you mentioned, design, IT, and all of that? So there is no criteria. It is only in the diverse field where looked at their ranking, and all the high-ranking universities are preferred. The government of India and the government of Maharashtra are very clear that we are not opening our doors to anyone and everyone. We want only quality higher education. So any talks with Howard and Oxford and London School of Economics, result of universities with Indian students really aspire to be as? I would only say that we are talking with 5 more universities, but we are not allowed to give their names because until and unless we finalize our talks with them, we cannot reveal their names. And these universities, will there be Indian teachers? Is there any quota as such, or will the faculty will be from abroad and these universities will? See, that is for them to decide. Sir, basically, यापूर्वी पुणे हा सगळ्यांचा एज्युकेशन हब होतं. आता आपण जे सांगतो त्याप्रमाणे नवी मुंबई हा एक टार्गेट करतोय. पण त्याशिवाय इतर जे मुंबई महाराष्ट्रात एकतर नाशिक पाहिलं, नागपूर पाहिलं, नाहीतर संभाजीनगर पाहिलं, तर अशा ठिकाणी फ्युचरमध्ये असे काही क्लास युनिव्हर्सिटीचे आहेत? निश्चितपणे आहे. जसं अगदी 15 दिवसापूर्वी आपण जी गडचिरोलीची गोंडवाना युनिव्हर्सिटी आहे त्याचा टायअप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाच्या युनिव्हर्सिटीशी केला. कारण वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन युनिव्हर्सिटीज ज्या आहेत या मायनिंगमध्ये बेस्ट युनिव्हर्सिटीज समजल्या जातात जगातल्या. त्या युनिव्हर्सिटीसोबत आपण गोंडवानाचा टायअप केला कारण आपलं पुढचं मायनिंग डेस्टिनेशन हे आपलं गडचिरोली आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये केवळ दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सेटिंग अप ऑफ युनिव्हर्सिटीज. आपल्या युनिव्हर्सिटीजही या NEP-मध्ये ग्लोबल युनिव्हर्सिटीज सोबत टायअप करू शकतात आणि आपल्या युनिव्हर्सिटीजही जगात कॅम्पस उघडू शकतात. आता आपल्या अनेक युनिव्हर्सिटीज बाहेर देखील चाललेल्या आहेत. मला असं वाटतं की IIT मद्रास गेलेला आहे. IIT मद्रास अफ्रीका में गया है, जंजीबार में, तंजानिया में. IIT दिल्ली अबू धाबी में गया है. ये सब उन राज्यों की, उन देशों की सरकारों ने स्पॉन्सर किया है. IIM अहमदाबाद, IIFT दिल्ली, ये अभी दुबई जा रहे हैं. और महाराष्ट्र की एक प्रेस्टिजियस प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिम्बायोसिस दुबई में अपना कैंपस खोला है. और आने वाले दिनों में दुनिया की बहुत सारे इलाका में भारत की
प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस IIT, NITs, इस प्रकार की इंस्टीट्यूशन IIM के प्रति आकर्षण है। मैं एक विषय आप पूछ रहे थे कि किस एरिया में हम यहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटी को अनुमति देते हैं और कैसे देते हैं। जो ग्लोबल QS रैंकिंग एक मानक है, उसमें से टॉप 500 या टाइम्स की टॉप 500 में जो यूनिवर्सिटी है, दे ओनली कैन अप्लाई दैट। apart we will evaluate ourselves कि what is our, in my speech I have mentioned what national priority, हमारी प्रायोरिटी क्या है। आज एंड टुडे हम स्टेम और बिजनेस पढ़ाई भारत में करे, ऐसे विषयों पे हम अनुमति देते हैं। Accessibility and affordability. So these students who will, take admission at these universities, will they also get some sort of, some sort of discount in terms of fees? And second aspect, sir, about the other IITB and all of that, you mentioned that those universities were, sponsored by, that program was sponsored by those concerned governments. When these universities are coming to India, are we sponsoring? Is there No. We are not sponsoring them. We are facilitating them. Okay. The way SIDCO is facilitating all those foreign universities, here in our policy, we are not sponsoring any foreign university. So we are not bearing any financial. No. Where only there is policy enablement and some facilitation. So will students get any financial aid to study at these institutes? They will not get any financial aid, but they are getting the same education at a very reduced cost in India. Otherwise, they would have gone to any university abroad and would have spent 3 times, 4 times more money. So what are the conditions of the LOIs? Any kind of reservations, like you mentioned? I think LOI is a LOI, so there are no conditions as such. But will there be any affirmative action? Chala. Will there be any affirmative action? Any No, not now, because they will be governed by, this is one of the conditions for the foreign university, they will be governed by their own policies. So you mentioned that index, that's global politics. So what's the name of that index you mentioned? QS ranking. Sorry? QS ranking. Ranking. QS ranking and times, these are the two. सर हिंदी में थोड़ा बताइए कि कैसे भारत में रहकर विदेशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, विदेश में पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है। आपको साहब ने बता ही दिया है। देखिए, ऐसा है कि NEP 2020 भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो नई शिक्षा नीति लाई है, इस नई शिक्षा नीति ने ग्लोबल एजुकेशन के लिए दुनिया भर की जो बेस्ट ऐसी शिक्षा है, उसको भारत में प्रवेश मिलने के लिए द्वार खोले हैं। और उसी के तहत बड़े पैमाने पर जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है, वो भारत में आ रही है। और मैं प्रधानमंत्री जी का और हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार से उन्होंने एक इकोसिस्टम क्रिएट की है, जिसमें बड़ी तेजी के साथ इन यूनिवर्सिटीज को यहां पर कैंपस सेटअप करने के लिए परमिशन मिल रही है। आज महाराष्ट्र के नई मुंबई में 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज को कैंपस स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने, UGC ने LOI दिया है। महाराष्ट्र में हम जो एजुसिटी तैयार कर रहे हैं, ये नई मुंबई में होगी। हम लोग 10 यूनिवर्सिटीज को यहां लाना चाहते हैं। 5 यूनिवर्सिटीज अभी करीब करीब आ चुकी है और कई यूनिवर्सिटीज से हमारी बातचीत चल रही है। और मुझे लगता है कि इसके कारण वैश्विक शिक्षा के द्वार तो खुले हो ही रहे, लेकिन हमारे जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ते थे, और कई ऐसे थे कि जो बाहर जाकर पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे पैसे के कारण, ऐसे सारे बच्चे अब मैं ऐसा मानता हूं कि 1/3 या 1/4 पैसों में वही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमारे देश में ले पाएंगे। तो एक प्रकार से ये बहुत क्रांतिकारी इस प्रकार का निर्णय है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और ग्लोबल वर्कफोर्स को एक प्रकार से दुनिया को देने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी। और इसके साथ साथ NEP ने केवल यूनिवर्सिटीज को यहां पर अपना कैंपस लगाने की अनुमति नहीं दी है, हमारे भारतीय यूनिवर्सिटीज को भी
फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन की इजाजत दी है, जिसमें सबसे पहले हमारी गढ़चिरौली की गोंडवाना यूनिवर्सिटी ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी के साथ अभी अभी टाइप किया है। गढ़चिरौली ये नया माइनिंग हब तैयार हो रहा है। माइनिंग में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ये दुनिया की जानी मानी जाती है, इसलिए उसका नॉलेज शेयरिंग अब हमारी यूनिवर्सिटी के साथ होगा। एक कैंपस वहां पर तैयार होगा और दोनों मिलकर जॉइंटली माइनिंग के क्षेत्र में हमारी जो वर्कफोर्स है उसको ट्रेनिंग देंगे। Since it is about the facilitation, I'm assuming that the state government won't play a big role in terms of the day-to-day functioning of these universities. नॉट एट ऑल. सर बेसिकली हे एज्युकेशन शैक्षणिक वर्ष कधीपासून सुरू असणार आहे, आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की पंतप्रधानांचं स्वप्न होते की कुठलेही एज्युकेशन हे त्यांच्या रिजनल लँग्वेजमध्ये आहे, तसं स्वरूपात कुठलेही प्रश्न फॉरेन युनिव्हर्सिटीचा जरी असला तरी बेसिकली ती अवेलेबिलिटी असणार. पहिल्यांदा तर शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू करायचं हे त्यांना ठरवायचं आहे. त्यांच्या हिशोबाने ते नोटिफाय करतील की आमचं शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू झालेलं आहे. भारतामध्ये सर्व प्रकारचं नॉलेज भारतीय भाषेत अवेलेबल राहिलं पाहिजे, याकरता सरकार काम करत आहे. आपल्या शासकीय युनिव्हर्सिटीजमध्ये स्टेट फंडेड सेंट्रल फंडेड युनिव्हर्सिटीजमध्ये त्या प्रकारची व्यवस्था आपण करतोय. पण या फॉरेन युनिव्हर्सिटीज आहेत, आपण जर त्यांच्या देशात जाऊन शिकलो तर त्यांच्या भाषेतच किंवा इंग्रजीतच शिकावं लागतं. त्यांचा कॅम्पस आपण इथे आणतोय. त्यामुळे जे परिस्थिती त्या कॅम्पसमध्ये होती तीच या कॅम्पसमध्ये असेल. चला ब्रीफिंग होता.